नमस्कार, मैं डॉक्टर नीतू कुमारी एलएनटी कॉलेज मुजफ्फरपुर संस्कृत विभाग से। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेघदूत के बारे में। तो मेघदूत सबसे पहले उसमें एक कवि कालिदास की रचना है, तो उनके बारे में कुछ जानकारियाँ देती हूँ। उनकी जन्म के बारे में पहले है तो कुछ बहुत अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग उसके उनके जन्म के स्थान के बारे में दिए हैं। कुछ लोगों ने उन्हें कश्मीरी कहा है, कश्मीर के मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी काव्य में कश्मीर के स्थान की रचना की है। फिर कुछ लोगों ने उनके बंगाल देश के लोगों ने उन्हें बंग देश के बारे में बताया है कि अपने देश के बारे में। क्यों? क्योंकि उनका नाम कालिदास है, तो काली के नाम पर और वो काली माँ के भक्त भी थे, तो इसलिए उनका दिया जाता है कि वो बंग देश के थे। और कुछ लोग उन्हें मैथिली भी मानते हैं क्योंकि मैथिली में ही उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। और रचनाओं के साथ साथ वह मैथिली में भी लोग ये मानते हैं कि वहाँ भी हर घर में काली की अथी पूजा की जाती है, तो इस वजह से उन्हें कालिदास को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगहों पर उनका दिया है अभी भी उनके बारे में। उसके बाद हम कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि वो उज्जैनी के थे क्योंकि उन्होंने अपनी मेघदूत में उज्जैन के बारे में सारी जानकारियाँ दी है और उज्जैन के बारे में ही लिखा जाता है। उनके वो उज्जैनी नरेश विक्रमादित्य के संरक्षण में उनका निर्वहन हुआ था, इसलिए उन्हें उज्जैन के लोग मानते हैं। हम इस मेघदूत के बारे में आज ये जानते हैं कि इसमें उन्होंने अलग अलग ये तो महाकवि कालिदास जी के बारे में थोड़ी बहुत मैंने बताई है। इसके बाद मेघदूत में ये बताया जाता है कि उन्होंने इस रचना में प्रकृति का वर्णन किया है जिस तरह से उसके बारे में दर्शाया गया है। लेकिन सबसे उसके पहले ये जाता है कि कालिदास की कितनी रचनाएं हैं। कालिदास की मुख्य मुख्य रचनाओं के बारे में मैं बताऊंगी। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये उनकी कुछ महाकाव्य की रचनाएं हैं जो मैंने यहाँ पर दी है। कुछ नहीं, उनकी तो बहुत सारी रचना है लेकिन ये मुख्य है जो कि अभी प्रसिद्ध है। इसमें मेघदूत के बारे में ये कहा जाता है, मेघदूत को महाकाव्य और खंड काव्य के स्थान में दिया गया है। प्रबंध होता है जैसे रघुवंशर और कुमार संभव आदि विस्तृत प्रबंध काव्य होता है। खंड काव्य इसमें पूर्ण जीवन वृतांत नहीं होता, अपितु जीवन के एक भाग का वर्णन होता है। खंड काव्य अलग अलग हो गया जैसे, और मेघदूत में पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो है, तो इसलिए इसमें अलग अलग वृतांत दिया गया है। अब पूर्व मेघ में
कुबेर के दास जो थे यक्ष, उन उनके वो अपनी इस वो अपने प्रभु के थी सेवा में थोड़ी सी कमी के कारण अपनी पत्नी जो थी उनकी, उसके प्रेम पिपास में रहकर वो थोड़े सा वो उससे विमुख हो चुके थे। इस वजह से कुबेर ने उन्हें श्राप दिया था, और श्राप की वजह से उन्हें लगभग 1 साल के लिए वहां से अलग कर दिया गया था। तभी वो जा करके रामगिरी पर्वत पे उनको रहने का निर्देश दिया गया था कि तुम वहाँ रहोगे। वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया था। और उसे और दूसरे भाग, एक भाग में तो सारे प्रकृति का वर्णन किया जाता है। मेघ को यक्ष के द्वारा मेघ को उस अपनी प्रिया को संदेश भेजने के लिए ये दिया जाता है। और पूर्व और उत्तर मेघ में वहाँ पर वर्णन, ये भौगोलिक वर्णन के बारे में दिया जाता है। खंड काव्य में, उत्तर काव्य में जब ये यक्ष के द्वारा मेघ को ये संदेश देने के लिए कहा जाता है कि अलकापुरी में जब वो पहुंचेगा तो वहाँ कुछ स्त्रियां रत्नों से कुल में छिपा छिपा कर आंख मिचौली खेल रही होंगी। जैसे वहाँ के वर्णन बारे में बताया जाता है कि वहाँ क्या होता है उस समय कर रही होंगी, जहाँ की विस्तृता होती है, और तथा देखकर लज्जा से चूर्ण मुट्ठियों में मणि द्वीपों से बुझाना चाहती है। मतलब कि अगर तुम उन्हें देख लोगे तो वो छिपेंगी, छिपेंगी जिस तरह से अगर दीप की रोशनी में शर्म होती है तो उन्हें बुझा देते हैं, और तब उससे जो अंधकार होती है तो छिप जाता है, उसी प्रकार से वो छिपेंगी करके। फिर आगे ये कहा जाता है कि आगे का राजमार्ग में प्रातःकाल अभिसारिकों के कानों से गिरे कनक कमल धागे टूट जाने से बिखरी हुई मालाएं और पैरों से कुचले हुए मंदार पुष्पों द्वारा उनके अभिसरण की सूचना देते हैं कि तुम जब जाओगे उस रास्ते में तो तुम्हें वो दिखेंगे, क्योंकि मंदार के फूल फूल जब रास्ते में दिखेंगे कि बिखरे हुए हैं, क्योंकि जब ये जो मेघ को जी संदेश देने के लिए कहा जा रहा है कि तुम जाओ और मेरी प्रिया को वहाँ संदेश देना कि मैं यहाँ ठीक हूँ, तो उस आषाढ़ के समय का है, आषाढ़ मास का समय का है। तो उसमें मेघ जब गुजरेगा तो उसे क्या क्या दिखाई देगा, तो वो वहाँ पे उसका वर्णन करता है। अपनी प्रिया की जो स्त्रियों से संबंध विधाता की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है, विरह विदग्ध। मतलब उसके उसकी वो जो अपनी पत्नी है, उनकी पत्नी से जो विरह, क्योंकि नई नई उनकी पत्नी होती है, तुरंत एक विवाह हुआ होता है, और इस वजह से वो थोड़ी सी अपनी कर्म में विमुख होकर के रह जाते हैं। इस वजह से उन्हें श्राप दिया जाता है। तो वो अपनी पत्नी के बारे में ये कहते हैं कि जब तुम वहाँ जाओगे तो मेरी पत्नी को देखोगे तो उन्हें ये संदेश देना, तुम्हें मेरी पत्नी दूर से ही दिखाई देगी। वो विरह विदग्ध मतलब कि वो बहुत ही दुखी होगी, बहुत ही करुण दशा में होगी। तुम विरह विदग्ध की बड़ा हृदय स्पर्शी वर्णन करता है। मतलब अपनी हृदय से वो इतना स्पर्श करता है, करुण व्यथा स्पर्श करता है कि मैं वो कितने दुखी हूँ यहाँ रह करके, उसके बारे में। अंत में यक्ष मेघ से अपनी प्रिया के लिए वह संदेश कहता है जिससे सहृदयों का हृदय, मतलब सबका हृदय,
जो वह संदेश कहता है, सबका हृदय एवं आनंद के अपार सागर में निमग्न हो जाता है। मतलब इतने जब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे, श्लोकों के बारे में, पूरे वर्णन के बारे में जब बताएं, जब हम पढ़ेंगे जानेंगे, तभी पता चलेगा कि वो अपनी हृदय से मर्मस्पर्शी, मतलब कितनी ज़्यादा उसमें करुणा है, और उस तरह से वो अपनी व्यक्त करता है, उसके बारे में बताता है। जिसके कालिदास ने अपने प्रेमी भाव से इसको भर दिया है। इसमें कालिदास की दिया गया है कि कालिदास ने किस तरह से इसकी रचना की है, कि वो उसमें उन्होंने भर दिया है। इसके बाद हम अगले क्लास में ये पढ़ेंगे कि उसके श्लोकों के बारे में एक स्टार्ट करेंगे, और उसके अर्थों के बारे में कुछ व्याख्याएं भी प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।